दोस्तों नमस्कार। युद्ध आप शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन युद्ध का अंत होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। और अगर यह परिस्थिति चलती रही तो युद्ध शुरू करने वाला हमेशा के लिए युद्ध में फंस ही जाता है। और शायद यही स्थिति इस वक्त अमेरिका की है। अमेरिकी राष्ट्रपति यह ऐलान कर चुके हैं कि हम युद्ध जीत चुके हैं। और युद्ध जब जीत चुके हैं तो उसके बाद युद्ध से बाहर कैसे निकलें, शायद यह सवाल अमेरिका के सामने सबसे बड़ा है, या कहें ट्रंप के सामने सबसे बड़ा है। और इसी सोच को लेकर जेडी वेंस वाशिंगटन से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। जब रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा, कुछ गाइडलाइंस राष्ट्रपति ट्रंप ने दी है, हम उसी गाइडलाइंस के हिसाब से चलेंगे। उन्होंने कहा, जहाज में बैठे और जहाज ने उड़ान भर दी। वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ स्टीव विटकॉफ हैं जो स्पेशल प्रतिनिधि के तौर पर हैं। उनके साथ जेरेड कुशनर हैं जो ट्रंप के दामाद भी हैं और सीनियर एडवाइजर भी माने जाते हैं। जहाज ने वाशिंगटन से उड़ान भरी और तकरीबन आधे घंटे की उड़ान भरने के बाद एक मैसेज ईरान से निकल कर आया। यह मैसेज किसी दूसरे शख्स का नहीं, बल्कि ईरान की तरफ से जो 3 लोग इस बातचीत में शामिल होंगे, और खास तौर से जो 2 प्रमुख लोग हैं, उसमें भी जो नंबर 1 है मोहम्मद गलिफाफ, ये दरअसल संसद के अध्यक्ष हैं। उनके विमान के उड़ान भरने के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि 2 मुद्दों पर सहमति नहीं होगी तो फिर वार्ता नहीं होगी, हम रवाना नहीं होंगे। यह स्थिति एक झटके में कैसे आ गई, और वो 2 शर्तें क्या है। उन्होंने कहा, लेबनान, जब तक इजराइल लेबनान पर मिसाइल दागता रहेगा तो सवाल ही नहीं है कि हम इस्लामाबाद पहुंच जाएं और बातचीत शुरू कर दें। क्योंकि खुद पाकिस्तान जो मध्यस्थ है उसने भी खुले तौर पर यह माना है कि सीज फायर तो तभी हुआ जब लेबनान भी उसमें शामिल किया गया, लेकिन इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया। और यह युद्ध तो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया है, तो फिर कैसे मान लिया जाए कि सीज फायर है। यह तो युद्ध की परिस्थिति है। हमने संयम जरूर बरता है कि हमने मिसाइलें इजराइल पर नहीं दागी, लेकिन इजराइल ने तो लगातार लेबनान को एक लिहाज से इतना घायल कर दिया है कि यह सवाल है कि वो युद्ध के बीच में है। और बेंजामिन नेतान्याहू भी खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम मिसाइल दागना बंद नहीं करेंगे। तो क्या यह पहली शर्त इस बातचीत की रुकावट डाल सकती है। और जेडी वेंस जो उड़ान भर चुके हैं, वाशिंगटन से पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद तक पहुंचने में तकरीबन 12 घंटे लग जाते हैं, 12-13 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि जिस जहाज पे वो सवार हैं उसकी रफ्तार काफी होती है, सामान्य जहाजों की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। लेकिन दूसरी तरफ तेहरान से अगर आप इस्लामाबाद आते हैं तो तकरीबन 1.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे, यानी बहुत नजदीक है। दोनों की सीमाएं मिलती भी है, पाकिस्तान और ईरान की। तो 1.5 घंटे का वक्त बहुत साफ है कि 3 बार तय हुआ कि अब रवाना होंगे, उसके बाद दोपहर में रवाना होंगे, फिर कहा गया शाम में, और फिर कहा गया रात में। लेकिन रात की रवानगी भी टल गई, क्योंकि उससे पहले 2 शर्तों का जिक्र मोहम्मद गलिफाफ संसद के अध्यक्ष ने कर दिया। दूसरी शर्त रखी, जो अमेरिका के भीतर जो ईरान की संपत्ति को फ्रीज किया गया है, उस फ्रीज को आप हटा दीजिए। जब आप सीज फायर कर रहे हैं तो फिर कोई बंदिश होनी नहीं चाहिए। खुले दिल और खुले दिमाग के साथ समझौते की टेबल पर बैठना चाहिए। और उधर जेडी वेंस जब रवाना होने लगे तो उन्होंने कहा कि उनके सामने कुछ गाइडलाइंस तो राष्ट्रपति ट्रंप ने रखी है, लेकिन यह भी ईरान को कह दें कि वह इस दौर में कोई खेल ना कर दे, क्योंकि अमेरिका इसके बाद की परिस्थिति के लिए भी तैयार है। यह खेल का मतलब होता क्या है, और क्या वाकई अमेरिका के साथ ईरान ने इस दौर में खेला कर दिया। क्योंकि खुले तौर पर कह दिया कि 2 शर्तें तो आपको माननी होंगी, तभी बातचीत की मेज पर हम आपके आमने सामने बैठेंगे। नया सवाल यह है, इस दौर में एक झटके के भीतर कई डेवलपमेंट होती हुई दिखाई देने लगी। कल तक जो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन एक लिहाज से अमेरिका के साथ नहीं खड़ा था, पहली बार
ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर स्टैमर सामने आए और उन्होंने कहा कि जो 30-40 देश हैं वो सब एक साथ मिलकर एक अल्टरनेटिव स्थिति को तो पैदा करना ही होगा जिससे होमर्ज रोड खुल जाए, यानी इससे पहले ध्यान दीजिए तो स्टैमर भी इस बात के पक्ष में नहीं थे कि किसी भी तरीके से अमेरिका के साथ खड़े होकर वह होमर्ज रोड पर सेना भेज देंगे। लेकिन पहली बार उन्होंने जब कहा, हालांकि दूसरी तरफ यूरोप के दूसरे देशों ने इस पर खामोशी बरती है। मैक्रोन और मेलोनी यानी फ्रांस और इटली ने तो बाकायदा ईरान से बातचीत की है। लेकिन स्टैमर को यह बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई और क्या अल्टरनेटिव के रास्ते निकालने की दिशा में अब अमेरिका को भी लगने लगा कि अगर यह दबाव बनाना है तो दबाव बनाने और अगर विकल्प खोजना है तो विकल्प खोज लेना चाहिए, यह भी सवाल उठा। लेकिन इन सब के बीच नेतान्याहू यह कहने से चूके नहीं कि ईरान अपने तौर पर बहुत कमजोर हो चुका है और इजराइल बहुत मजबूत है। यह तमाम सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ऐलान कर चुका है कि वह युद्ध जीत चुका है और इसी महीने के आखिरी हफ्ते में किंग चार्ल्स को अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाना है। अगले महीने यानी मई के पहले हफ्ते में शिखर सम्मेलन होना है शी जिनपिंग के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति का, और उसके तुरंत बाद अमेरिका में गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो जाती है और अमेरिकन परेशान हैं कि तेल की कीमत बढ़ रही है, गैसोलीन की कीमत जो बढ़ी है वह उनकी छुट्टियों में कहीं दखल ना दे दे और जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसका असर ना पड़ने लगे। और यह स्थिति एग्रीकल्चर से जुड़े लोगों की भी है। फर्टिलाइजर का ना मिलना, चीन का फर्टिलाइजर देने से इनकार कर देना, यह तमाम सवालों के बीच नवंबर में इसी बरस मिड टर्म पोल भी है और वहां पर अभी से इंडिकेशन साफ नजर आ रहे हैं कि डेमोक्रेट्स आगे चल रहे हैं। यह मैसेज दरअसल हर हाल में अमेरिका के लिए जेडी वेंस के जरिए इस मध्यस्थता के बीच जो संवाद होना है, बातचीत होनी है, उसमें युद्ध से निकलने का रास्ता उन्हें टटोलना ही होगा। जेडी वेंस भी इस हकीकत को जानते हैं कि उनके लिए यह सबसे मुश्किल बातचीत होने वाली है क्योंकि 2028 में जब दोबारा चुनाव होंगे अमेरिका के भीतर तो जेडी वेंस या मार्को रूबियो कौन होंगे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। शुरू में माना गया था कि जेडी वेंस ने विरोध किया था इस युद्ध में कूदने को लेकर, लेकिन अब वही मुख्य टेबल पर बैठे होंगे जहां पर युद्ध से बाहर कैसे निकले यह उन्हें रास्ता बतलाना है। इसीलिए वाशिंगटन से रवानगी से पहले खुशी खुशी वो मीडिया के सामने आए और इस तेवर के साथ आए, लगा ऐसा ही कि अब रास्ता निकालने की दिशा में वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और रास्ता निकल जाएगा। तो उनकी बात जरा सुन लीजिए। Hey guys, good morning. Thanks for coming. Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on, but for now, let's get on the plane and hit the road. Thank you all. ध्यान दीजिए तो 41 बरस के जेडी वेंस के लिए यह बात या कहें यह बातचीत इतनी मायने रखती है कि एक तरफ अगर हाई रिस्क है, अगर वो असफल हो गए या फिर ईरान पहुंचा ही नहीं या फिर बातचीत की टेबल पर जो सहमति वो जिक्र जो कर रहे हैं उसमें खास तौर से यूरेनियम एनरिचमेंट और होमर्ज रूट का जिक्र है और इन दोनों मुद्दों को लेकर ईरान अपनी 10 शर्तों के साथ मौजूद है। यहां यह भी सवाल है कि अमेरिका के पास जो 15 सूत्री कार्यक्रम है उसका मैसेज बहुत साफ है, अगर सबको मिला दीजिएगा। हालांकि यह अभी लीक हुआ नहीं है, लेकिन जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने या फिर वाशिंगटन पोस्ट ने जो अपनी रिपोर्टों में मैसेज दिया वो मैसेज बहुत साफ है। 15 सूत्री के भीतर सच यही है कि ईरान आत्मसमर्पण कर दे और दूसरी तरफ 10 सूत्री जो ईरान ने तैयार किया है जिसको लेकर वो बैठेगा उसका मतलब बहुत साफ है, उसकी अपनी संप्रभुता, अपनी स्वतंत्रता, अपनी आर्थिक परिस्थितियां, प्रतिबंधों का खत्म होना और क्षेत्रीय ताकत के तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की दिशा में बढ़ते हुए कदम इन 10 सूत्री में लिखे हैं।
कोई भी कह सकता है एक क्षण के लिए कि बहुत मुश्किल है। सवाल सबसे बड़ा यही है और इसमें पाकिस्तान किस दिशा में दोनों देशों से बातचीत करता है और इस बातचीत की टेबल पर दोनों को सहमति की दिशा में कैसे लेकर आता है। यह पहले राउंड में ही इसलिए उलझ गया क्योंकि लेबनान को लेकर ईरान और पाकिस्तान एक झटके में एक साथ नजर आए और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका लेबनान को लेकर एक साथ निकलते हुए नजर आए। और बात आज यहां तक पहुंच गई कि लेबनान के साथ तो अलग से बातचीत कर ली जाएगी, बाकायदा उन्हें वाशिंगटन बुलाया जाएगा, बेंजामिन नेतान्याहू को भी बुलाया जाएगा, अमेरिका के प्रतिनिधि भी मौजूद होंगे और लेबनान के साथ एक अलग समझौता होगा। दरअसल यही वो सवाल था जिसको लेकर ईरान ने इस बातचीत से पहले यह शर्त रख दी, आप लेबनान से अलग से बात करेंगे। वह तो इस युद्ध का हिस्सा है क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ तो पहला मिसाइल अगर तेहरान में आया तो उसके बाद दूसरा मिसाइल बेरूत पर गिरा और खास तौर से लेबनान के दो शहर जिस तरीके से वहां पर सैकड़ों मिसाइलें दागी गई है और वह भी नागरिक ठिकानों पर, उसमें अगर ईरान इस बातचीत में शामिल होकर लेबनान को दरकिनार कर देता है तो एक झटके में लेबनान के साथ उसकी निकटता और लेबनान के भीतर हिजबुल्लाह की मौजूदगी हिजबुल्लाह के लिए संकट पैदा कर देगी। क्योंकि यही बात इजराइल कह रहा है, आप हिजबुल्लाह को दरकिनार कीजिए, हम आपसे बातचीत करेंगे। ईरान कह रहा है हिजबुल्लाह हिस्सा है, लेबनान हमारे साथ खड़ा है। इस उलझन भरी परिस्थिति में रास्ता निकलेगा कैसे, यह शायद जेडी वेंस के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले इस बात का जिक्र भी किया था कि दरअसल इससे रीजनल कयास हो जाएगा इस पूरे इलाके में जहां पर इजराइल भी है और ईरान भी है। यह भी कहा था कि जो मागा का नारा दिया गया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें भी क्राइसिस आ जाएगा। उस वक्त मार्को रूबियो खामोश थे, या कहें ट्रंप जो सोच रहे थे उनके साथ थे, जेडी वेंस विरोध कर रहे थे। तो जेडी वेंस के हिस्से में अब यह बातचीत को निपटाने का वक्त तब आया है जब पूरे अमेरिका और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के भीतर भी इस युद्ध को लेकर कई सवाल हैं। तो अगर जेडी वेंस सफल हो जाते हैं तो शायद वो सबसे बड़े नेता हो जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ ईरान अगर इन शर्तों के बाद शामिल नहीं होता है तो एक झटके में पाकिस्तान की साख हो या इस बातचीत के मद्देनजर अमेरिका और इजराइल का एक साथ खड़ा होना हो, एक झटके में पूरा वेस्ट एशिया बंटता हुआ दिखाई देने लगेगा। उसमें जाहिर है खाड़ी देश भी शरीक होंगे। तो क्या वाकई इन परिस्थिति में ट्रंप जीत के ऐलान के बाद अब मुश्किल है, या ईरान को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि दरअसल वो भरोसा करे तो कैसे करें। और शायद इसीलिए इस बीच में जब स्टैमर ने इस बात का जिक्र कर दिया कि हम वैकल्पिक परिस्थितियों की दिशा में देख रहे हैं, तो एक झटके में ईरान को कहना पड़ा कि आपको अमेरिका में जो हमारी संपत्ति सीज की गई है उसको आपको मुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो जान गए इस दौर में कूटनीति दबाव बना रही है, इस दौर की डिप्लोमेसी बातचीत की टेबल पर लाने के लिए इस हद तक जाने को तैयार है कि सब कुछ मान लेंगे, लेकिन जब बैठेंगे तब हम अपनी शर्तें आप पर थोप देंगे। लेकिन इस स्टैमर ने कहा क्या, सुन तो लीजिए। If the ceasefire is to hold, and we hope it will, it has to involve them. They have very strong views on the Strait of Hormuz. And we spent most of the time on the call talking about the practical plan that's going to be needed to get navigation through the Strait, and the role that the UK is playing. For a couple of weeks now, we've been pulling together a coalition of countries, now over 30 countries, working on a political and diplomatic plan, but also looking at military capabilities and actually the logistics of actually moving vessels through the Strait. So that was the focus of the discussion last night. तो क्या अमेरिका नाटो कंट्रीज को एक साथ कर रहा है, या फिर ब्रिटेन के जरिए वह एक नए रास्ते को बनाना चाह रहा है जिससे किसी भी हालत में जो होर्मुज रूट है उस पर ईरान का नियंत्रण ना रहे, क्योंकि यह मैसेज उसकी अपनी इकोनॉमी, अपने डॉलर और उसकी अपनी अंतर्राष्ट्रीय ताकत वाली साख कर सवाल खड़े करते हैं। तो स्टैमर का इसीलिए सामने आए क्योंकि इन दो परिस्थितियों के बाद कि वियतनाम के साथ हम अलग से बातचीत कर लेंगे, और जब स्टैमर ने कहा कि हम अल्टरनेटिव रास्ते तलाशने की दिशा में बढ़ेंगे, तो उसके बाद ही मोहम्मद गलीफाफ जो स्पीकर हैं
संसद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि दोनों पक्षों के बीच आपसी बातचीत से जो तय किए गए 2 उपाय अभी तक लागू नहीं किए गए हैं। पहला लेबनान में युद्ध विराम और दूसरा ईरान की ब्लॉक एसेट्स को खुला करना, और वार्ता शुरू होने से पहले इन मामलों को पूरा किया गया अगर नहीं तो फिर यह वार्ता नहीं हो पाएगी। इतना कड़ा मैसेज देने का मतलब बहुत साफ है, और वह भी अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल जब उड़ान भर चुका है उसके बाद इस मैसेज के मतलब और भी कई हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस पूरी प्रक्रिया में इजराइल या तो गले का कांटा है, या फिर वह स्ट्रेटजिकली अमेरिका के लिए रास्ता बना रहा है, या फिर ईरान को लेकर जो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था शुरू में मोसाद के जरिए और जिस पर सीआईए ने अपनी रणनीति तय की थी, वो जब फेल हो गई तो अब लेबनान के माध्यम से ईरान के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई की दिशा में इस दौर में लगातार ये संकेत दिए जा रहे हैं कि सैनिकों की आवाजाही बहुत तेज हो चली है। तो क्या उस दिशा में यह बढ़ा जा रहा है? क्योंकि बेंजामिन नेतान्याहू ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दरअसल इजराइल के साथ सीधी बातचीत शुरू करने के लेबनान के बार बार अनुरोध को देखते हुए मैंने कल लेबनान के साथ जल्द से जल्द सीधी बातचीत शुरू करने का निर्देश दिया, और बातचीत हिजबुल्लाह के हथियार से हटाने और इजराइल और लेबनान के बीच शांतिपूर्ण संबंध बनाने पर केंद्रित होगी। इजराइल लेबनान के प्रधानमंत्री के साथ आज बेरूत में सेना हटाने की अपील की सराहना करता है, लेकिन यह भी समझ लीजिए कि अब ईरान कमजोर हो गया है और इजराइल ताकतवर हो गया है। यह मैसेज कुछ इस तरीके से उन्होंने बकायदा अपने देश के नागरिकों के नाम और शायद इस पूरी बातचीत के सिलसिले को लेकर जारी किया। גבירותיי, מדינת ישראל השיגה הישגים אדירים, הישגים שעד לא מזמן היו נראים דמיוניים לגמרי. איראן חלשה מאי פעם, ישראל חזקה מאי פעם. זו השורה התחתונה של המערכה הזו עד לרגע זה. ואני מבקש להבהיר, יש לנו עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. तो क्या सब कुछ इतना आसान सा दिख रहा है? इस वार्ता को लेकर यह टूट सकता है, स्थगित हो सकता है, टल सकता है, या फिर लेबनान को लेकर इजराइल अड़ा रहा तो मुश्किल होगी। क्या यह डिप्लोमेसी है? शायद उसके आगे की ये परिस्थितियां कहीं ज्यादा संकटकालीन परिस्थिति में लाकर दुनिया को खड़ा कर चुकी है। क्योंकि मैसेज यह भी है कि शिखर वार्ता से पहले, यानी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जब अमेरिकी राष्ट्रपति अगले महीने के पहले हफ्ते में बैठें, तो उससे पहले वो चाहते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दोनों देशों के बीच सहमति हो जाए। 2 बड़ी वजह खुलकर नजर आई, जहां पर लगा कि चीन हर हाल में ईरान के पीछे इसलिए खड़ा है क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका इस युद्ध में फंस चुका है, और फंसी हुई परिस्थिति में अमेरिका वापस लौटना नहीं चाहेगा। यानी आने वाले वक्त में वो बहुत कुछ गंवाएगा। अभी उसने सिर्फ नाटो गंवाया है, मिडिल ईस्ट को सवाल खड़े करने का मौका दे दिया है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसकी साख बहुत ढीली हो गई है, दुनिया के वो तमाम देश जो अमेरिका के साथ खड़े थे उनमें भी लचीलापन आ गया है। वो जानता है, शायद इसीलिए मैसेज यह भी आया कि चीन से भी अमेरिका ने आग्रह किया, जरूरत पड़ेगी तो आपकी सेना की मौजूदगी होर्मुज़ रूट पर सुरक्षा देने के लिए तो हो सकती है। चीन ने इनकार कर दिया। इससे पहले यह भी सवाल उठा था कि चीन अपने फर्टिलाइजर को किसी भी हालत में स्पेन को ना दे। बात उसके आगे निकल गई और चीन ने अमेरिका को ही फर्टिलाइजर इस दौर में एक्सपोर्ट ना करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। यह मैसेज इसलिए उलझा हुआ है क्योंकि ध्यान दीजिए, इन सब के बीच रूस के जहाजों पर हमला ब्रिटेन कर सकता है। जब उसने इसका जिक्र किया तो फिर ब्रिटेन को काउंटर करते हुए रशिया ने यह कहा कि हम अपने लड़ाकू युद्धपोत भी बेच रहे हैं। तो क्या एक अलग फ्रंट ना खुल जाए, ऐसी आशंका भी हो जाती है। आशंका हो या ना हो, लेकिन पहली बार एक ऐसा सीज फायर, जो सीज फायर तो है लेकिन उसमें वार भी जारी है,
और वार उस तरीके से जारी है जिसमें ईरान को अलग थलग लेबनान से कैसे कर दिया जाए और आने वाले वक्त में यमन से भी काउंटर उसको कैसे अलग कर दिया जाए। शायद यह मैसेज इजराइल अपने तौर पर जो ग्रेट इजराइल बनाने की सोच वो लगातार अमेरिका के आश्रय रख रहा है, उसमें उसके सामने यही रास्ता और अमेरिका अभी तक पीछे खड़ा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि बातचीत की टेबल पर अगर लेबनान पर हमला होता है और ईरान नहीं आता है तब क्या होगा? अगर चीन खुले तौर पर मदद जो ईरान को इस वक्त कर रहा है और बीते 24-36 घंटों के भीतर 4 बड़े जहाज उसके जो तेहरान पहुंचे, उसमें क्या था कोई नहीं जानता है। इससे पहले बड़े बड़े जहाज जरूर समुद्र के रास्ते पहुंचे थे जिसमें कहा गया था कि उसमें केमिकल है जिससे मिसाइलें बनती हैं, और अब 4 बड़े जहाज पहुंचे हैं। यह मैसेज इसलिए बड़ा है क्योंकि अमेरिका के लिए इस युद्ध से बाहर निकलना आसान नहीं है, और अमेरिका युद्ध की जीत के ऐलान के साथ जो सोच रहा है उसके सामने इस वक्त वो ईरान खड़ा है जो युद्ध से पहले सबसे कमजोर था। युद्ध के बीच में समझौते की दिशा में बढ़ जाएगा यह सोचा गया, लेकिन 30 दिन होते होते साफ लगने लगा कि अमेरिका इसमें फंस चुका है। ईरान की ताकत के साथ रूस और चीन की ताकत जुड़ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव अमेरिका पर जितना ज्यादा है उतना ही नैतिक तौर पर ईरान को समर्थन मिल रहा है, और इन तमाम परिस्थितियों में यूनाइटेड नेशन से लेकर हर वो इंटरनेशनल कानून अमेरिका ने खारिज किया, अमेरिका ने नहीं माना। तो फिर इस बातचीत की टेबल पर कोई नियम कायदा होगा या नहीं होगा, यह पहली बार खुले तौर पर जेडी वेंस के उड़ान भरने के बाद यह सोचकर ईरान ने कहा, और वार्ता भी स्थगित कर सकते हैं इसके संकेत भी दिए, क्योंकि उसे पता है इस वक्त दुनिया 2 तरीके से बटी हुई है। एक अमेरिका है जो युद्धरत है और उसके साथ कोई नहीं है, दूसरी तरफ ईरान खुद है जो युद्ध में शामिल तो है लेकिन युद्ध की शुरुआत उसने नहीं की, और उसकी अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बचाने की लड़ाई है, अपने अस्तित्व की लड़ाई है, जिसके दायरे में पहली बार यूरेनियम इनरिचमेंट से लेकर होर्मुज़ रूट भी आकर खड़ा हो गया है, जो उसकी ताकत में और बढ़ावा दे रहा है। कल सुबह 10 बजे बैठक होनी है, निर्धारित वक्त है वो 10 बजे का मतलब यह होता है कि आधे घंटे का फर्क भारत और पाकिस्तान के बीच है। पाकिस्तान और तेहरान के बीच का अंतर 1.5 घंटे का है, और अमेरिका के साथ इस्लामाबाद का अंतर जो है वो तकरीबन 9 घंटे का है। तो समय की सुई के हिसाब से चलिए, आधी रात के बाद जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचेंगे, रावलपिंडी के सैनिक हवाई अड्डे पर उतरेंगे। कल सुबह सवेरे तक अगर तेहरान से उड़ान वहां के स्पीकर मोहम्मद गलीफाफ और अब्बास अधराची जो विदेश मंत्री हैं, इन दोनों ने नहीं भरी, तो मैसेज कितना बड़ा दुनिया के लिए होगा। और एक बार फिर सवाल एनर्जी का, इकोनॉमी का और ग्लोबल पीस का कटघरे में खड़ा नजर आने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।